जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए बेटा, मैं आपके लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे बेटा किसकी, हमारे प्रतिरोधकों के संयोजन की। हमारे नहीं बेटा, जो विद्युत धारा परिपथ में जो प्रतिरोधक होते उनके कैसे उनको संयोजित किया जाएगा, कैसे दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को आपस में जोड़ा जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बेटा थोड़ा सा मैं उदाहरण से लेके चलता हूं ताकि आपको बात मेरी जल्दी से समझ में जाए। देखिए, ये ऐसे टॉपिक पढ़ा तो कोई भी देता है बेटा, लेकिन बात एकदम बढ़िया से समझ में आए वो वाली बात होनी चाहिए, आपको फील हो जाए कि ये क्या चल रहा है ना। तो देखिए, आपके घर में बेटा दो तरह की व्यवस्थाएं मैं दिखा रहा हूं, ध्यान से समझिए। दिवाली में बेटा, दिवाली में हम क्या करते हैं, अपने घर में सीरीज लगाते हैं, यानी कि बेटा क्या लगाते हैं, झालर, है ना, जो लाइट वगैरह लगाते हैं बेटा। उसको देखा होगा आपने, एक स्विच ऑन करे, एक बटन दबाए बेटा, और पूरी झालर एक बार में जलने लगती, पूरी सीरीज जलने लगती, जगमगाने लगती। यानी कि एक ही जगह से हर एक बल्ब में, छोटे छोटे जो बल्ब लगे हैं, हर एक में धारा जा रही है एक ही रास्ते से। जबकि जो हमारे घर में बिजली फिटिंग होती है, जो हमारे घर में दैनिक जीवन में जिन चीजों का उपयोग करते हैं, उनके लिए हम देखते हैं हर एक चीज के लिए एक अलग स्विच होता है। जैसे पंखे के लिए एक अलग स्विच है, आपके घर में जो बल्ब है, जो लाइट है, उसके लिए अलग स्विच है, टीवी के लिए अलग, कूलर के लिए अलग, फ्रिज के लिए अलग बेटा। तो इस तरह से हर एक के लिए अलग अलग स्विच लगाए हैं। तो यहां पर दो तरह के संयोजन का उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। जो सीरीज लगी थी बेटा, उसके संयोजन को हम बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। जबकि जो घर में अपने लाइट लगी हुई है, जो अपने नॉर्मल बेटा डेली यूज में जो लाइट का उपयोग करते हैं, पंखे, कूलर, टीवी, फ्रिज वगैरह जो भी है, वो सब बेटा समांतर क्रम संयोजन में जोड़े गए हैं। तो यदि प्रतिरोधकों के संयोजन की बात करें हम, तो प्रतिरोधक को बेटा हम दो तरीके से जोड़ सकते हैं, दो तरीके से इनका संयोजन कर सकते हैं। पहला होता है मेरे बच्चों क्या, श्रेणी क्रम संयोजन। पहला क्या होगा बेटा, श्रेणी क्रम संयोजन। और जबकि दूसरा होता है क्या, समांतर क्रम संयोजन। दूसरा क्या होगा बेटा, समांतर समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो दो तरह के संयोजन होते हैं, एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, और जबकि दूसरा होता है बच्चों क्या, समांतर क्रम संयोजन। तो चलिए एक एक करके इनको देखते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में किस तरह से प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है वो देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं, जो बेटा प्रतिरोध होते हैं, प्रतिरोध को हम इस तरह की एक जिगजैग डिजाइन से बेटा दिखाते हैं, इस तरह से। इसका मतलब होगा प्रतिरोध। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, प्रतिरोध। और खास करके इसे हम बोलते हैं स्थिर प्रतिरोध। ये क्या होता है बेटा, स्थिर प्रतिरोध। और अगर प्रतिरोध स्थिर नहीं है, बदल रहा है, ठीक है ना, परिवर्तनशील है अगर, तो उसमें ऐसा के साथ एक तीर ऐसा बना देते हैं। ये बताता है किसको, परिवर्तनशील, यानी कि हाँ परिवर्तनशील लिख दें, परिवर्तनशील प्रतिरोध। ठीक है बेटा, दो तरह के प्रतिरोध हो सकते हैं, लेकिन अपने सिलेबस में कक्षा 10वीं में सब जगह हम स्थिर प्रतिरोधों का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो श्रेणी क्रम संयोजन पे चलते हैं, बात करते हैं क्या होता है आपका श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है बेटा, चलिए एक एक करके अपन यहां पर देखते हैं। सबसे पहले हम श्रेणी क्रम संयोजन में क्या करते हैं, हमारे पास मान लीजिए एक प्रतिरोध है, उसका एक किनारा खत्म हुआ, उसके बाद बच्चों दूसरे को जोड़ दिया हमने, उसका एक किनारा खत्म हुआ तो तीसरे को जोड़ दिया। इस तरह से एक किनारे से दूसरा किनारा जोड़ दिया जाता है, और इसको बेटा हमने जोड़ दिया एक बैटरी से। ये जो निशान है बच्चों, ये है सेल का। अगर एक बड़ा डंडा और एक छोटा डंडा है तो ये सेल है, लेकिन ऐसे बड़े और छोटे डंडे दो या तीन आपने बना दिए बेटा, तो उसे हम बोलते हैं क्या, बैटरी। ये बन गई अब आपकी बैटरी। और बैटरी के बाद बेटा हमने क्या लगाया यहां पर, स्विच, यानी कि की या कुंजी कहते हैं हिंदी में से अपन, है ना। अगर अगर देखिए यहां पर, ये है बेटा कुंजी आपकी, यानी कि की। अगर ये ऐसी है तो ये अभी बंद है,
और अगर बेटा इस तरह का मैंने बिंदु बना दिया बीच में, तो ये कैसी हो गई है, चालू हो गई है, ठीक है। और इसको हमने परिपथ को कंप्लीट कर दिया इस तरीके से, ठीक है बेटा। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है यहां पर। यहां पर बच्चों दो तीन बातें मैं एक्स्ट्रा बताते चल रहा हूं आपको। ये जो साइन है, ये जो बेटा चिन्ह है, ये किसका है, ये है सेल का बेटा, है ना। और अगर ऐसे बहुत सारे सेलों को हम आपस में जोड़ दें तो बन जाती है क्या, एक बैटरी। इस तरह की ये एक बैटरी बन गई, ठीक है। बहुत सारे सेल जब जोड़ दिए जाते हैं तो इसको क्या कहते हैं, बैटरी। अब इसमें दो डंडा है बेटा, एक है बड़ा डंडा और एक छोटा डंडा। बड़ा डंडा को हमेशा धन लिखेंगे अपन, और छोटे डंडे को बेटा ऋण लिखेंगे। बड़ी वाली जो लाइन है वो धन है, मतलब कि ये उच्च विभव को प्रदर्शित कर रही है। और जो छोटी वाली लाइन है बेटा वो ऋण है, यानी कि निम्न विभव को प्रदर्शित कर रही है। ध्यान रखें बेटा, बड़ा डंडा जो है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, उच्च विभव को। और जबकि जो छोटा डंडा यानी माइनस है, ये किसको, निम्न विभव को प्रदर्शित करता है, ठीक है बेटा, निम्न विभव। बढ़िया। ये है बैटरी। ये क्या है बेटा, कुंजी। कुंजी को इस तरह से लगाते हैं हम, ये है आपकी कुंजी। लेकिन ये अभी कैसी है बेटा, बंद कुंजी है ना। बंद मतलब कि अभी आपने स्विच ऑन नहीं करे हो। और जबकि आपने बेटा अगर स्विच ऑन कर दिए तो कुंजी इस तरह से बना दिए, और इसको बोल देंगे हम चालू कुंजी, ठीक है बेटा। बढ़िया बात है, मैंने आपको बताया, ध्यान रखें। ये आपको बोर्ड परीक्षा में पूछ लेता है कि आपको कोई भी ऐसा बना के दे दिया और बताइए ये किसे प्रदर्शित करता है, ठीक है। चलिए खैर, अब हमने क्या किया, ये पहला प्रतिरोधक था जिसका प्रतिरोध R1 था, दूसरा प्रतिरोधक R2, तीसरे प्रतिरोधक का प्रतिरोध बेटा कैसा है, R3। ये है बैटरी। और बैटरी बच्चों हमेशा क्या देती है, आप बोलोगे विद्युत धारा, नहीं बेटा, धारा तो देगी, लेकिन एक्चुअल में बैटरी देती है विभवांतर। अगर विभवांतर जाएगा तो धारा तो अपने आप आ जाएगी, ओम का नियम तो हमें बता रखे हैं बेटा। तो यहां से कुछ ना कुछ विभवांतर V ये दे रही है। ये जो बैटरी बेटा कुछ ना कुछ विभवांतर V दे रही है। बड़ा वाला डंडा प्लस और छोटा वाला डंडा माइनस, उच्च विभव और निम्न विभव। और बेटा किसी भी परिपथ में बैटरी से अगर धारा जा रही है तो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाएगी, उच्च विभव से चलना चालू करेगी और घूम घाम के निम्न विभव पे आ जाएगी। यहां से मान लेता हूं बेटा कुछ धारा चली आई, ये भी धारा कितनी बेटा आई, यहां से भी धारा चली आई। अब ध्यान रखो जो प्रतिरोध है बेटा वो धारा नहीं खाता, वो तो विभवांतर खाता है। मतलब कि वो विभवांतर को खा जाता है, विभवांतर का कुछ हिस्सा वो यूज कर लेता है, उपयोग कर लेता है। यहां भी धारा चली आई, यहां भी धारा चली आई, सब जगह बेटा धारा चली आई। और बैटरी का तो उसूल है साहब, क्या उसूल है, जितनी धारा देगी उतनी धारा लेगी। आई धारा चली, आई धारा वापस आ गई, ठीक है बेटा। इस तरह से अपन ने बना लिया एक सर्किट। इसको हम सर्किट बोलते हैं, या बच्चों हिंदी में बोलते क्या, परिपथ। तो ये परिपथ पूर्ण हो गया। चलिए मुद्दे की बात पर आते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन की खास बातें क्या है। पहली बात तो श्रेणी क्रम संयोजन में एक प्रतिरोध का एक किनारा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे किनारे से, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा किनारा तीसरे प्रतिरोध के पहले किनारे से, मतलब कि ये किनारे किनारे आपस में लगातार जुड़े होते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, प्रतिरोध का दूसरा सिरा किससे जुड़ा होगा बेटा, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, तथा तथा क्या लिखूंगा बेटा, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध का क्या लिखा बेटा मैंने, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के, तीसरे प्रतिरोध के
पहले सिरे से जुड़ा होता है, पहले सिरे से जोड़ा जाता है। ये बात बेटा ध्यान रखना, इसी को हम बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन, कि जब एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा चौथे प्रतिरोध के पहले सिरे से, इस तरह से बेटा एक सिरा दूसरे से जुड़ा होता है लगातार, तो ऐसे संयोजन को मेरे बच्चों हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है बेटा, चलिए वापस आते हैं अपने चित्र पर। इसमें एक और खासियत है, धारा आई चली, आई 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 आई, मतलब बेटा क्या, हर एक प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा कैसी है बेटा, समान है। तो ये बात ध्यान रखने लायक है। क्या है अगली बात बेटा, प्रत्येक प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा समान होती है, गुजरने वाली धारा कैसी होती है बेटा, समान होती है। और यही इसकी खासियत है, आपको याद भी यही रखना है बेटा कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध से समान धारा गुजरती है। ठीक है सर, लेकिन अलग क्या है सर, ये भी तो बताओ। तो देख बेटा, यहां विभवांतर इसने भी दिया, विभवांतर V चला 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 चला, इसने बेटा कुछ विभवांतर खा गया। हम मान लेते हैं इसने जो विभवांतर खाया वो है कितना, V1। ठीक है बेटा, अब बाकी का विभवांतर आगे गया 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 गया, इसने कुछ और खा गया उसका हिस्सा, ये हो गया V2। और इसी तरह से बेटा विभवांतर चला 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 और इसने भी कुछ विभवांतर खा गया V3। ठीक है बेटा, यानी कि इनका विभवांतर तीनों का अलग अलग होगा। यही श्रेणी क्रम की खासियत है कि श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है बेटा, विभवांतर अलग अलग होते हैं, धारा समान होती है। प्रत्येक प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा समान, किंतु उनके विभवांतर कैसे होंगे बेटा, भिन्न होंगे। चलिए, तो अब इस बात से हम ये और लिख देते हैं बेटा, यहां पर एक पॉइंट और लिख दे रहा हूं मैं यहीं पर, कि श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है बेटा, प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर कैसा होगा बेटा, विभवांतर भिन्न होता है। ठीक है, भिन्न होता है। ठीक है बेटा, याद रखने लायक बात है कि हर एक का विभवांतर कैसा होगा, भिन्न होगा। अब बच्चों यहां पर इनके लिए मैं निकालना चाह रहा हूं क्या, तुल्यांकी प्रतिरोध। क्या निकालना चाह रहा हूं भाई साहब मैं, अब तुल्यांकी प्रतिरोध। तो चलिए इस बात को तो थोड़ा सा मैं किनारे कर देता हूं कि हमारे पास यहां जगह बन जाए आगे का काम करने की। और मैं हेडिंग डाल रहा हूं बेटा क्या, तुल्यांकी प्रतिरोध। क्या लिखेंगे बेटा, तुल्यांकी प्रतिरोध। अब ये तुल्यांकी प्रतिरोध क्या आ गया भाई, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, समझो। तुल्यांकी प्रतिरोध मतलब बेटा, मैंने यहां पर 1 2 3 प्रतिरोध लगाए, तो मैं एक अकेला ऐसा प्रतिरोध चाह रहा हूं जो उतना ही विभवांतर खाता हो जो ये तीनों मिलके खा रहे हैं। समझ में आ रही है बेटा, जैसे मान लो 3 लड़कियां हैं, एक लड़की बेटा अपनी, एक बच्ची है जो 2 रोटी खाती है एक टाइम में, दूसरी बच्ची वो भी 2 रोटी खाती है और तीसरी बच्ची वो भी 2 रोटी खाती है। इस तरह से तीनों लड़कियां मिलकर के कितनी, 6 रोटी खाती हैं। लेकिन हमारे बालक, बेटा एक बालक है जो अकेला एक टाइम में 6 रोटी खा जाता है। ठीक है ना, तो हम बोलेंगे कि ये जो एक लड़का है ये 3 लड़कियों के तुल्यांक है बेटा। एक लड़का और 3 लड़कियां बराबर नहीं है लेकिन तुल्यांक है, यानी कि जितना खाना तीनों लड़कियां मिलके खाएंगी उतना खाना हमारा एक अकेला बालक खा जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से बेटा तुल्यांकी प्रतिरोध मतलब जितना प्रतिरोध इन तीनों का मिलाकर है उतना प्रतिरोध उस अकेले का होना चाहिए। उस प्रतिरोध को क्या बोलेंगे बेटा हम, तुल्यांकी प्रतिरोध। अब
मेरा मकसद है तुल्यांकी प्रतिरोध निकालना, मतलब एक अकेला एक लौता ऐसा प्रतिरोध निकालना जो इन तीनों के बराबर विभवांतर खा रहा है। ठीक है सर, निकाल लेंगे, देखते हैं। हमने पढ़ा है क्या, ओम का नियम। अच्छा, तुल्यांकी प्रतिरोध को बेटा आर से प्रदर्शित कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर R1 R2 R3 अलग अलग है। तुल्यांकी प्रतिरोध मतलब बेटा तीनों को मिला के एक अकेला प्रतिरोध हमने लगाया, तो उसे हमने आर से प्रदर्शित किया। तो ओम का नियम तो बेटा गांव का बच्चा बच्चा जानता है। ओम का नियम क्या कहता है भाई साहब? ओम का नियम, ओम का नियम कहता है कि V बराबर होता है सर आई आर। इससे हम कह सकते हैं, हाँ बेटा ध्यान रखेंगे, V बराबर क्या होता है, आई आर। यही है आपका क्या, ओम का नियम। ठीक है, अब देखो बेटा, यहां पर यहां से कुल विभवांतर V गया। मान लो बच्चों यहां से 10 रोटी बांटी गई, पहले 4 रोटी इसने खा गया, फिर बेटा बची हुई रोटियों में से कितनी बची, 4 इसने खा गया, 10 हमने बांटे बेटा, 4 खा गया पहले ही लड़के ने, तो बची 6, 6 में से 4 इसने भी खा गया, मान लो बची कितनी 2, तो इसको बेटा 2 में ही अपना पेट भरना पड़ेगा। तो कुल मिला के यहां से जो कुल विभवांतर गया इन तीनों में बढ़ गया, मतलब बेटा कुल विभवांतर जो है V बराबर होगा पहले प्रतिरोध का विभवांतर धन दूसरे का धन तीसरे का। अरे भाई 10 रोटी है, 3 लड़कों में बांटे, तो तीनों की मिला के कितनी हुई, 10 ही तो हो जाएंगी ना। वैसे ही V प्रतिरोध आपने दिए, एक को V1 V2 V3 बांट दिए, तो कुल मिला के वो V हो जाएगा। अब चलिए बेटा एक ये बात ध्यान रखेंगे, अब हमने यहां तो बोल दिया V बराबर आई आर होता है, मतलब बेटा V1 बराबर क्या होगा, आई आर वन। क्योंकि क्योंकि देखो आई हर एक के लिए एक सा है, आई हर एक के लिए एक सा है, इसलिए V1 बराबर इससे गुजरने वाली धारा आई R1। ऐसे ही बेटा V2 बराबर, ध्यान दे, V2 बराबर क्या होगा बेटा, इससे गुजरने वाली धारा भी आई और उसका प्रतिरोध है R2, और V3 बराबर बच्चों क्या हो गया, आई R3। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब V की जगह हमने रखा क्या, आई आर। V क्या था, कुल विभवांतर, उसकी जगह बेटा आई आर रख दिया। V1 की जगह बच्चों हमने रखा आई आर वन, V2 की जगह रखा आई आर टू, और बेटा V3 की जगह रखा क्या, आई आर थ्री। अब बेटा ये तो हो गया क्या, आई आर, आई यहां से कॉमन लिया, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, आई से आई हो गया बच्चों कैंसिल, R इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, और ये आ गया आपका तुल्यांकी प्रतिरोध। आया बेटा कुछ समझ में? तो तुल्यांकी प्रतिरोध अगर कभी निकालना है तो जितने प्रतिरोध है उनको सीधे सीधे क्या कर दोगे बेटा, जोड़ दोगे। लेकिन कब, हमेशा नहीं बच्चों। ये सूत्र तो आया है श्रेणी क्रम संयोजन के लिए, यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधकों का तुल्यांकी प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। आई होप आर यू गेटिंग। चलिए बेटा अब देखते हैं बेटा ये क्या हो गया भाई। चलिए हाँ मुद्दे पर आते हैं। यहां से मैं एक बात लिख सकता हूं कि अतः श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होगा बेटा, श्रेणी क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध मतलब कि तुल्यांकी प्रतिरोध, या तो आप कुल प्रतिरोध भी बोल सकते हो बेटा, या आप बोलो सबसे अच्छा क्या, तुल्यांकी प्रतिरोध। इसके बराबर है बेटा, प्रत्येक प्रतिरोध के योग के बराबर होता है, या सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखना है। ये हो गया हमारा क्या, श्रेणी क्रम संयोजन। थोड़ा सा बेटा समय लग रहा है क्योंकि मैं हर चीज आराम आराम से डिटेल के साथ बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर बेटा इसी बात को मैं जल्दी जल्दी बता दूं तो समय तो बचेगा, लेकिन हो सकता है आप लोगों को कुछ बातें समझ में आएंगी, जबकि कुछ बातें हो सकता है समझ में ना आए। अब बेटा हम दूसरे संयोजन की बात कर रहे हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, समांतर क्रम
संयोजन। अब ये समांतर क्रम संयोजन किस चिड़िया का नाम है, चलिए देखते हैं बेटा। कोई बड़ी बात नहीं अपने लिए, अपन आराम से इसको भी समझेंगे। होता क्या है, यहां पर ये एक प्रतिरोध है बेटा, ठीक है, दूसरा प्रतिरोध है, तीसरा, ऐसे जरूरी नहीं बेटा तीन ही लो, 4 5 6 7 2 1, एक नहीं बेटा, कम से कम 2 या 2 से ज्यादा कितने भी ले लो, अपन 2 या 3 के लिए बना लेते हैं। हमने तीनों को इस तरह से जोड़ा है बेटा, तीनों को एक ही किनारे से जोड़ दिया। अभी क्या जोड़ा था इसके पहले, एक किनारा, फिर दूसरे का, पहले का दूसरा किनारा, दूसरे का पहला किनारा, फिर दूसरे का दूसरा किनारा, तीसरे का पहला किनारा, ऐसे जोड़ते थे बेटा, 1 2 3 ऐसे सीरीज में, है ना, श्रेणी क्रम में, जैसे आप झालर जुड़ी होती है, बल्ब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लगे रहते हैं, तो उस तरह से। लेकिन अब जोड़ रहे हैं बेटा हम किसमें, समांतर क्रम में, मतलब कि सारे किनारे, प्रत्येक प्रतिरोध का किनारा एक साथ जोड़ दिया बेटा इस तरीके से हमने, और इसमें हमने जोड़ दी क्या, एक बैटरी। ये रही बच्चों हमारी क्या, बैटरी। इसका उपयोग हम यहां पर परिपथ में कर रहे हैं, और बेटा यहां पर एक स्विच यानी कि यानी कि कुंजी लगी हुई है, और अंदर मैंने डॉट बनाया बेटा, मतलब कि ये चालू है। चालू जरूर करना, नहीं तो चित्र में आप पता चल रहा चालू करना ही भूल गए, और सारा बेटा डेरिवेशन वगैरह करके आ गए, लाइट चालू नहीं करे। यहां से विभवांतर चल रहा है बेटा V, ठीक है, और इसका प्रतिरोध है बच्चों हमने माना R1, इसका है R2 और इसका है R3। यहां से बेटा धारा चली I, धारा चली I, यहां जैसे ही धारा I पहुंची तो बेटा धारा I अब 3 टुकड़ों में टूट गई, 3 टुकड़ों में बेटा, एक धारा का कुछ हिस्सा इधर गया, कुछ इधर गया और कुछ इधर गया। मान लेते हैं बेटा इधर से हिस्सा गया I1, यहां से धारा गई I2, और यहां से बच्चों धारा गुजरी I3। अब R1 से धारा I1 गुजर गई और यहां आ गई बेटा, यहां भी आ गई। अब धारा तो खाता नहीं, प्रतिरोध बेटा कभी भी धारा नहीं खाता, ये खाता है क्या, विभवांतर। और जैसे इस बिंदु पर आई तो तीनों धाराएं बेटा वापस मिली, और तीनों देखो I टूटा था तो I1 I2 I3 बने थे, अब I1 I2 I3 मिलेंगे तो बेटा वापस क्या बन जाएगा, I। आ रहा है बेटा समझ में, यहां से भी I और ये आ गई I, जितनी धारा थी उतनी बेटा वापस ले ली, बढ़िया। चलिए अब देखते हैं इसमें होगा क्या। तो अगर हम देखें इसके बारे में बेटा कुछ कुछ बातें अगर हम लिखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं। पहली बात क्या कि समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोध समान किनारों से जुड़े होते हैं, किनारों से जुड़े होते हैं, ठीक है बच्चों, पहली बात। दूसरी बात देखें, दूसरी बात बेटा विभवांतर तो इस बार समान रहेगा लेकिन धारा भिन्न है। धारा देखो बेटा एक से जा रही है I1 I2 I3, विभवांतर तो तीनों का कितना है बेटा V, यानी कि समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर तो समान होता है, विभवांतर समान होता है किंतु धारा अलग होती है, समान किंतु प्रत्येक प्रतिरोध की धारा अलग होती है, प्रत्येक प्रतिरोध की धारा मतलब बेटा प्रत्येक प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा भिन्न होती है। तो यही तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में बेटा अंतर है। अगर आपको डिटेल में पूछ लिया जाए तो फिर इन चीजों में दिक्कत हो सकती है, इसलिए रटो मत, आप तो समझो क्या होता है बेटा। श्रेणी क्रम संयोजन में धारा समान थी, प्रतिरोध अलग अलग थे और विभवांतर भी अलग अलग था। यहां पे धारा अलग अलग है, विभवांतर समान है, प्रतिरोध तो बेटा अलग अलग ही ले रहे हैं हम, है ना, समान भी हो सकते हैं, वो तो केस जो देगा उस हिसाब से हम ले लेंगे। चलिए आई होप आपको समझ में आया बेटा। चलिए अब अभी देखिए हम बोल रहे हैं कि यहां से जो धारा आई चली ये 3 हिस्सों में टूटी, I1 I2 और बेटा I3।
तो I बराबर क्या होगा, I बराबर I1 धन I2 धन I3। मतलब बेटा मान ली 10 एम्पियर की धारा चली, एक तार से 2 एम्पियर गुजरी, दूसरे तार से बेटा 5 एम्पियर गुजरी, तो बताइए तीसरे तार से कितनी गुजरेगी। एक से 2 निकल गई, 5 निकल गई, 10 दिए थे, 7 तो ये हो गई, 3 हो गई तीसरे तार में, ठीक है, 3 एम्पियर। अब एक और बात बेटा, हमने पढ़ा है ओम का नियम, ओम चचा का नियम। तो बच्चों जो हमारे ओम चचा जान है, उन्होंने क्या बोला है, उनकी हम बात करना चाह रहे हैं। तो ओम का नियम कहता है V बराबर बेटा आई आर, या I बराबर V बटे आर। देखो बेटा आर को बटे में ले आए तो I बराबर V बटे आर, तो यहां पर I बराबर V बटे आर है बेटा, तो I1 बराबर क्या होगा, V बटे R1, I2 बराबर मेरे बच्चों V बटे R2, और I3 बराबर हो जाएगा बेटा V बटे R3। ठीक है, I की जगह में बेटा हमने रखा V बटे R। अच्छा, हम निकाल क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं भैया, ये भी तो पता रहे, ये सब क्या गणित चलने लगी बेटा। हम फिर से तुल्यांकी प्रतिरोध निकाल रहे हैं। तुल्यांकी प्रतिरोध मतलब एक लौता ऐसा प्रतिरोध जो उतना भगवान कर खा जाए जितना ये तीनों अलग अलग मिलके खा रहे हैं। एक अकेला प्रतिरोध जिसे हम इन तीनों को हटाएं बेटा, उस अकेले को लगा दें तो उसको बोलेंगे तुल्यांकी। जैसे मैंने आपको बताया, 3 लड़कियां जितना खाना खा रही हैं उतना हमारा एक बालक अकेला खा रहा है, या तो बेटा हम कन्या भोजन में 3 लड़कियों को खाना खिलाएं या एक लड़के को खिला दें, बात बराबर होगी, ठीक है ना। हाँ, लेकिन बेटा कन्या भोजन में तो कन्याओं को ही खिलाया जाता है। तो V बटे I1 की जगह बेटा R1, I2 की जगह V बटे R2 और V बटे R3। V कॉमन आ जाएगा बेटा, V बटे R बराबर V कॉमन 1 बटे R1 धन 1 बटे R2 धन 1 बटे R3। V से V कट्टिस पिट्टिस, अपने पास क्या मिले बेटा, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। जहां बच्चों R क्या है, R है हमारा तुल्यांकी प्रतिरोध। ये R जो है बेटा वो क्या है, तुल्यांकी प्रतिरोध। तो याद रखें मेरे बच्चों, श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्यांकी प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या था, R बराबर R1 धन R2 धन R3। जबकि समांतर क्रम संयोजन में क्या सूत्र आया बेटा, 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 धन 1 बटे R2 धन 1 बटे R3। इस तरीके से ये एक बढ़िया सूत्र अपने पास आ गया। ठीक है बेटा, आता है समझ में। चलिए, तो अब दोनों को फाइनली हम एक बार अलग से लिखें बेटा। कुछ बातें और करूंगा मैं इक्का दुक्का, जो बोर्ड परीक्षा के लिए आपको पता होना चाहिए। श्रेणी क्रम संयोजन याद करो बेटा, श्रेणी क्रम संयोजन क्या आया था, R बराबर R1 धन R2 धन R3, यही आया था ना बेटा। अब याद करो समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन क्या सूत्र आया, 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 धन 1 बटे R2 धन 1 बटे R3। ठीक है, अब बेटा मैं अपनी जो बात आगे आपको समझाना चाह रहा हूं एक उदाहरण से बता रहा हूं बेटा। एक सवाल टाइप कर यहां लिख रहा हूं मैं। सवाल यह है कि आपके पास मान लो एक प्रतिरोध है 2 ओम, दूसरा है बेटा आपके पास 5 ओम, और तीसरा है आपके पास 10 ओम। आपको निकालना क्या है बेटा, तुल्यांकी प्रतिरोध ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बेटा, तुल्यांकी प्रतिरोध ज्ञात करो। दो तरीके से करना है बेटा, 2 बार करना है। पहला श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में, और दूसरा बेटा निकालना है कि आपको समांतर क्रम संयोजन में। ठीक है, निकालते हैं बेटा, कोई बड़ी बात नहीं, निकाल तो लेंगे हम, आपसे भी बनता है इतना तो सूत्र मान रखना। और क्या करना है, पहला हम कर रहे हैं बेटा क्या, श्रेणी क्रम संयोजन कर लेंगे भाई साहब, कोई बड़ी बात ना ही छे। देखिए R1 R2 R3 दिया है, और श्रेणी क्रम संयोजन में बेटा R बराबर क्या होता है, R1 धन R2 धन R3, और बेटा वैल्यू हम रख दें, R1 की जगह आया 2 ओम, 5 ओम, 10 ओम, कुल मिला के बेटा 10 और 5 15 और 2 17 ओम। ये आ गया R तुल्यांकी प्रतिरोध।
कोई दिक्कत नहीं हुई, बड़े आसानी से निकाल लिया बेटा हमने तो इसे। अब देखते हैं क्या समांतर क्रम संयोजन में। चलिए यहां पर कर रहा हूं बेटा, दूसरा सवाल क्या था कि इसी को निकालो तुल्यांकी प्रतिरोध को समांतर क्रम संयोजन में। ठीक है बेटा, तो समांतर क्रम संयोजन में जोड़ते हैं तो क्या होता है सूत्र, 1/r बराबर 1/r1 धन 1/r2 धन बेटा 1/r3। तो 1/r बराबर क्या होगा बेटा, 1/2 धन 1/5 धन 1/10। ये कर दिए बेटा, वैल्यू रख दी अपन ने, कोई बड़ा काम नहीं करे। तो 1/r बराबर बच्चों एलसीएम आ गया 10, 2 पंचे 10, 5 दूनी 10, 10 एकम 10, 5 2 7 और 1 8 बेटा 10। लेकिन ज्यादातर बच्चा ना यहां तक करके उत्तर लिख देता है, आपको नहीं लिखना बेटा, आपको नहीं लिखना है। आप तो जानते हो 1/r आया है, अभी मुझे r चाहिए। आया क्या है 1/r, चाहिए क्या r, तो बेटा व्युत्क्रम कर दो, r निकल जाएगा, इसका भी व्युत्क्रम कर दो, मतलब किया जाएगा बच्चों क्या 10/8। कैंसिल करेंगे बेटा, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 4 से कैंसिल करेंगे, 4 एकम 4, दशमलव आ गया बेटा, 4 दूनी 8, पंचे 20 ओम। यहां आया था 17 ओम, यहां आया 1.25 ओम। क्या शिक्षा प्राप्त हुई सर, क्यों सवाल कराया आपने? सवाल तो बेटा कराया मैंने, लेकिन मुझे शिक्षा ये प्राप्त हुई कि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्यांकी प्रतिरोध का मान बहुत अधिक है, जबकि समांतर क्रम में बेटा बहुत कम है। और इस बात को अब मेरे बालक याद रखेंगे, क्या श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्यांकी प्रतिरोध किससे बेटा, समांतर क्रम संयोजन की तुलना में, समांतर क्रम संयोजन की तुलना में अधिक होता है, की तुलना में अधिक होता है। इससे क्या होता है भाई साहब, मान लिया हमने कि श्रेणी क्रम में अधिक है, समांतर क्रम में क्या कम है। इससे क्या शिक्षा प्राप्त, एक तो ये पूछ सकता है कि किसमें तुल्यांकी प्रतिरोध अधिक है, ध्यान रखना बेटा श्रेणी क्रम में अधिक है, समांतर क्रम में कम है। लेकिन इस बात का कहीं ना कहीं मैं फायदा उठाना चाहता हूं बेटा। अगर मुझे प्रश्न आ गया कि हमारे घरेलू परिपथ समांतर क्रम में संयोजित होते हैं क्यों, तो उसका उत्तर शायद मुझे यहां से मिल सकता है। देखिए श्रेणी क्रम में प्रतिरोध अधिक है, प्रतिरोध अधिक है मतलब कि बेटा ये अधिक विभवांतर खाएगा, अधिक विभवांतर खाएगा, तेरे घर का बिजली का बिल बेटा ज्यादा है। जबकि समांतर क्रम में प्रतिरोध कम है, रुकावट कम है, कम विभवांतर खाएगा बेटा, बिजली का बिल कम आएगा। तो ऐसे समझो आप कि अतः इसी कारण से बेटा, पहले इतना लिखेंगे फिर हम लिखेंगे अतः क्या बेटा, घरेलू परिपथ में समांतर क्रम संयोजन का उपयोग किया जाता है, समांतर क्रम संयोजन का उपयोग किया जाता है। बढ़िया बेटा, ठीक है भाई। तो याद रखें घरेलू परिपथ में समांतर क्रम संयोजन के उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन प्रतिरोध अधिक होगा तो बेटा विद्युत ऊर्जा की खपत अधिक होगी, विद्युत ऊर्जा की खपत अधिक होगी तो उससे हमें अधिक बिल देना होगा, मतलब बेटा उसकी कीमत अधिक देनी होगी। जबकि समांतर क्रम संयोजन में क्या है, प्रतिरोध कम है, प्रतिरोध कम है बेटा तो क्या होगा, विद्युत ऊर्जा की कम खपत होगी। ठीक है, अब बेटा ये लिखना मत कि बिजली का बिल अधिक होगा, ये तो केवल मैंने आपको बताया। लिखना क्या है कि चूंकि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्यांकी प्रतिरोध का मान अधिक होता है, जिसके कारण विद्युत ऊर्जा का व्यय अधिक होता है, जबकि समांतर क्रम संयोजन में तुल्यांकी प्रतिरोध कम होता है, जिसके कारण विद्युत ऊर्जा का व्यय कम होता है। ठीक है बेटा, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के लिए मैंने आपको बताया, इसको बढ़िया से बेटा नोट कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, इसके सवाल भी बहुत मिलेंगे आगे चल के हमको। फिर हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, और बेटा आगे
विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव की बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।